हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हम लोग गैब्रियल हॉर्न को ऑब्जर्व करेंगे। और ये मजेदार क्यों होने वाला है? क्योंकि हम यहां पर एक ऐसी बॉडी को ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसका सरफेस एरिया इनफाइनाइट है बट वॉल्यूम इसका फाइनाइट है। अब ये आउट ऑफ द सिलेबस है बट स्टिल मैं ये चीज आप लोगों को क्यों दिखाना चाहता हूं, इसके पीछे मेरी एक बहुत ही बड़ी मंशा है। और वो मंशा क्या है कि मैथमेटिक्स जो है ना, वो नेचर से बात करने की भाषा है। और जब हम इस भाषा को सीखते हैं, इसकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो हम नेचर में बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, नई नई डिस्कवरीज कर पाते हैं, नई नई क्रिएशंस कर पाते हैं। और मैथमेटिक्स के इस एसेंस को हम लोगों को फील करना आना चाहिए। ये चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन इन चीजों को करना जरूरी है। हम अगर उन चीजों को करेंगे, ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स की दुनिया में करेंगे या फिर हम नेचर में करेंगे और मैथमेटिक्स को एज अ लैंग्वेज सीखेंगे, तो हम नेचर में अच्छी अच्छी चीजों को या फिर हम कह सकते हैं डिस्कवर करेंगे, या फिर मैं ये कहूं कि हम ऐसी चीजें क्रिएट कर पाएंगे फ्यूचर में जो आज तक क्रिएट नहीं की गई हैं, और उसी से हमारे सक्सेसफुल होने की राह तय होगी। अब मैथमेटिक्स जो है वो तो भाई नेचर से बात करने की भाषा है। तो इसी चीज को जब मैथमेटिशियंस ऑब्जर्व कर रहे थे तो उन्होंने गैब्रियल हॉर्न को डिस्कवर किया था, डिराइव नहीं किया था, डिस्कवर किया था। और आज हम लोग भी वही करने वाले हैं। और इस चीज को जब मैं कैलकुलस को स्टडी कर रहा था तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा था, स्ट्रेंज लगा था कि कैसे किसी बॉडी के अंदर आपका सरफेस एरिया इनफाइनाइट हो सकता है और वॉल्यूम फाइनाइट हो सकता है। क्योंकि अमूमन हम लोगों की जो डायरेक्ट फीलिंग है, जो कॉमन फीलिंग है, वो ये कहती है कि वॉल्यूम हमेशा सरफेस एरिया से ज्यादा होता है। बट जब मैंने इस चीज को स्टडी किया तो मैंने इनके कनेक्शंस को जब जोड़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया कि यार ये तो एक जनरलाइज्ड फीलिंग थी, लेकिन मैथमेटिक्स के जरिए अगर ऑब्जर्व करके देखें तो यहां पर सरफेस एरिया आपका वॉल्यूम से ज्यादा हो सकता है। इवन आपका पेरीमीटर सरफेस एरिया से ज्यादा हो सकता है। इट्स जस्ट कि हमने इन चीजों को कभी ऑब्जर्व नहीं किया था। दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा हमें, दुनिया को जानने का एक नया नजरिया मिलेगा हमें। और यहां पर हम ऑलरेडी, ये कैलकुलस के ही पार्ट में आएगा आपका, और कैलकुलस के जरिए दुनिया को देखने का एक नया नजरिया हम ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने कैलकुलस के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के अंदर, जो कि क्या था कि नथिंग हैज क्रिएटेड एवरीथिंग। नथिंग ने एवरीथिंग क्रिएट किया है, यानी कि जो कुछ नहीं है उसी ने सब कुछ बनाया है। और इसका प्रमाण क्या था? इसका प्रमाण यह था कि एक पॉइंट जिसका साइज क्या होता है? जीरो। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? नथिंग है। बट एक लाइन पॉइंट से मिलकर बनती है, तो एक नथिंग ने समथिंग को क्रिएट किया है। इसी को ऑब्जर्व करके हमने जाना था कि जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी नॉट डिफाइंड इन किस वे में लिखा जाता है, क्योंकि इसका एक रिजल्ट नहीं होता है। लेकिन जीरो मल्टीप्लाई इंफिनिटी आपका डिफाइंड है। अगर आप रियलिटी को देखते हो तो यहां पर आपको एक नंबर मिलता है, और यहीं से हमने लिमिट को डिस्कवर किया था। जीरो डिवाइड बाई जीरो इज ऑल्सो अ नंबर। इस चीज से ही हमने कैलकुलस की ओरिजिन या फिर हम कहें लिमिट को हमने डिस्कवर किया था कि नथिंग को अनंत बार अगर जोड़ा जाए तो समथिंग निकल कर आता है। नथिंग को अनंत बार अगर जोड़ा जाए तो कुछ निकल कर आता है, और वो कुछ यहां पर नंबर्स के जरिए हमें मिल रहा है। और हमारा पूरा ब्रह्मांड इन नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है। और इन नंबर्स के फ्लो को जब हम देखते हैं, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उन रिलेशंस को, उन फंक्शंस को हम लोग नेचर में ढूंढ पाते हैं, जिनके जरिए हम नेचर के लॉज को किस वे में ये गवर्न हो रहा है हम सीख पाते हैं। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस लेक्चर के जरिए जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये होगा, जो असली सच्चाई है इस दुनिया की, इस दुनिया को देखने का जो नजरिया होना चाहिए, जो ट्रू एसेंस है मैथमेटिक्स का, जिसके जरिए आप इस दुनिया को समझ पाओगे, इस दुनिया को नए नजरिए से देख पाओगे, वो चीज आपको एज अ रिजल्ट इस पार्ट से, इस पार्ट के ऑब्जर्वेशन से आपको मिलेगी। और आपको अपनी लाइफ का राइट वे ऑफ एजुकेशन का जो राइट पाथ है वो देखने को मिलेगा, और आपको सेल्फ लर्नर बनाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। तो चलो इस चीज को हम लोग शुरू करते हैं। और यहां पर ना शुरुआत ही हमारी इस चीज से हुई है कि सरफेस एरिया इनफाइनाइट है बट वॉल्यूम फाइनाइट है। और अमूमन हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा फील करते हैं कि वॉल्यूम हमेशा सरफेस एरिया से ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं उस प्रीवियस पार्ट की, जिस लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आप लोगों को मैं उस लेक्चर का लिंक दे रहा हूं, वो जरूर देखना। वहां पर हमने लेंथ की एक नई डेफिनेशन जानी थी, और वो क्या थी? टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो ये बेसिकली इनफाइनाइट पॉइंट्स के टोटल नंबर है। अब यहां पे मैंने बताया था आपको कि ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि टोटल नंबर फिर इनफाइनाइट बोल रहे हो, ऐसा क्यों? लेकिन इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो इस लाइन में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन में भी इनफाइनाइट पॉइंट है, तो ये बनता है आपका टोटल नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। उसी तरीके से लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका एरिया क्यों होता है? क्योंकि इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं, आपको वो कैलकुलेट करने हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं। तो आप कैसे बता सकते हो? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके, क्योंकि लेंथ नंबर ऑफ पॉइंट्स है और ब्रेड्थ भी आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो रो मल्टीप्लाई कॉलम वाले मेथड से यहां एरिया हमने निकाल लिया। अब
इसको देख के हमें लग रहा है कि यार एरिया में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो इसके पेरीमीटर से कम होने चाहिए। एग्जैक्टली यही हमारी एक जनरल ऑब्जर्वेशन या जनरल फीलिंग हमें दिखा रही है कि एरिया शुड बी ग्रेटर देन पेरीमीटर। अगर मैं नंबर्स के साथ उसे एसोसिएट कर रहा हूं, ठीक है, मीटर स्क्वायर और मीटर नहीं लगा रहा हूं, मैं यूनिट नहीं लगा रहा हूं, अगर मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स के जरिए देखूं तो एरिया में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो पेरीमीटर में क्या आएगा आपका, पेरीमीटर में सिर्फ ये वाले पॉइंट्स आएंगे कि यहां पर कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और एरिया में कौन से पॉइंट आएंगे, ये सारे जो इसके बीच में लाई करते हैं, इवन जो पेरीमीटर पर भी आते हैं वो सारे पॉइंट आएंगे। अब यहां पर एक मजेदार चीज आपको दिखाता हूं जो आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, और वो क्या है कि मैं एक स्क्वायर लेता हूं जिसकी साइड्स जो हैं 1 मीटर की हैं, ठीक है, 1 मीटर की हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना निकल कर आए, यानी कि ये वाली लेंथ आपके निकल कर आएगी 4 मीटर्स की, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो वो आएगा 1 मीटर स्क्वायर एंड 4 इज ग्रेटर देन 1। पहली की पॉइंट, पहला ऑब्जर्वेशन जहां पर हमने देखा कि सरफेस एरिया इज लेस देन, ठीक है, लेस देन पेरीमीटर। अब यहां पर ना एक पॉइंट और मैं बताता हूं, कई बार लोग कहते हैं कि ये कैलकुलेट करने का मतलब सही नजरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर यूनिट है मीटर स्क्वायर, यहां पर यूनिट है मीटर, बट मीटर स्क्वायर यहां पर, अब यहां पर आपको ना उस दुनिया के साथ कनेक्ट करने का एक नया नजरिया मिलेगा। एरिया भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, पेरीमीटर भी नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी लेंथ भी आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स ही होता है। मीटर स्क्वायर 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जो चीज को बचपन में सीखते हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, उसको नेचर में कर रहे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको उसको अपडेट करना होता है, ठीक है। हम लोगों के लिए क्या था, 0 + 0 = 0 था, लेकिन 0 + 0 + 0 ... इनफाइनाइट टाइम्स हमारे लिए एक नंबर निकल कर आया, बल्कि 0 नहीं आया। हमारे लिए वो एक नंबर निकल कर आया, 0 निकल कर नहीं आया, और यहीं से हमने दुनिया को देखने का एक नया नजरिया ढूंढा था। तो यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड में अगर आप देख रहे हो कि पेरीमीटर आपका एरिया से क्या है, ज्यादा है। अब अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं तो अगर मैं इसकी लेंथ 2 कर दूं तो पेरीमीटर बन जाएगा 8, बट एरिया बनेगा आपका 4, यानी कि अभी भी 8 आपका, यानी कि पेरीमीटर आपका एरिया से ज्यादा है। तो इसको अगर मैं 4 पे ले जाऊं, 4 वाले केस के अंदर जो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पेरीमीटर पर लाई करेंगे, बिकॉज 4 + 4 + 4 + 4 इज 16, एंड 4 का स्क्वायर वो आपका क्या होता है, 16 के बराबर होता है। और इस टाइम आपको इक्वालिटी मिलेगी, इस टाइम आपको इक्वालिटी मिल रही है। और देखो ये वही चीजें हैं जो हम अपनी छोटी क्लासेस में किया करते थे, लेकिन फिर भी हम एक परसेप्शन बना लेते हैं इन जनरल कि सरफेस एरिया पेरीमीटर से बड़ा होगा, और सरफेस एरिया अगर मैं क्यूब के केस में बात करूं तो वो हमेशा वॉल्यूम से छोटा होगा, या फिर मैं कहूं वॉल्यूम आपका सरफेस एरिया से बड़ा होगा। और इसी को देख के हमें एक बड़ा ही क्लियर सा आइडिया मिल गया है, क्या वॉल्यूम के और सरफेस एरिया में भी हमें कुछ ऐसा मिल सकता है? तो यस, हम अगर एक क्यूब ले लें जिसका साइज हो 1 का, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपकी 1 है, तो इसका वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब, लेकिन सरफेस एरिया कितना आएगा, सरफेस एरिया आपका निकल कर आएगा, एक सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो 6 फेसेस हैं इसके पास, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया आपके पास, 6। देखो मजेदार चीज आपको यहां पर क्या देखने को मिल रही है कि सरफेस एरिया आपका वॉल्यूम से बड़ा है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी 2 पर, अगर इसकी साइड्स की लेंथ आपकी 2 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 8, बट सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास 24। तो यहां पर किस पॉइंट पर आपको इक्वालिटी मिल रही है, कहने का मतलब कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट सरफेस पर है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पूरे रीजन में है, अंदर भरे हुए हैं, वो सारे पॉइंट जब साइड की लेंथ 6 के बराबर होगी तब जाके वो इक्वल होते हैं। इट मींस कि सरफेस एरिया आपके वॉल्यूम से बड़ा हो सकता है। तो कैलकुलस का वो पार्ट जहां हम ग्रेजुएशन में जाके परेशान होते, देखो कितनी इजीली हम लोग छोटी क्लास की मैथमेटिक्स से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं सरफेस एरिया कैन बी ग्रेटर देन वॉल्यूम। अब यहां पर एक ऐसी चीज डिस्कवर करेंगे हम लोग जिसमें सरफेस एरिया इंफिनिटी पर चला गया लेकिन वॉल्यूम उसका फाइनाइट रह गया। उस चीज को हम लोग अब डिस्कवर करेंगे, और हमने इस बात को साबित कर लिया है कि सरफेस एरिया कैन बी ग्रेटर देन वॉल्यूम, पेरीमीटर कैन बी ग्रेटर देन सरफेस एरिया। लेकिन इसी के साथ हमें दुनिया को देखने का एक और नया नजरिया मिला, और वो नजरिया क्या है कि हम लोग अमूमन 0 1 से 0 1 2 3 इन नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। हम ज्यादातर पॉइंट्स की दुनिया में एसोसिएशन अपना कम रखते हैं, या अप टू अ सर्टेन सिग्निफिकेंट डिजिट तक हम लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं। बट इन नंबर्स के बीच में ना 0 से लेकर 1, या फिर आप कह लो -1 से लेकर 1 तक के बीच में, तो माइनस से सिर्फ साइन बदलेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ 0 से 1 की कहानी बताता हूं आपको, -1 से 0 का आप समझ जाओगे। इस जगह पर जो नंबर्स हैं, इस दुनिया को अगर मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, तो मुझे यहां पर एक चीज नजर आती है। लेट्स से कि मैं यहां पर एक नंबर लेता हूं 0.5, जो कि 0 से 1 के बीच में आता है।
अगर मैं 1 से बड़ा कोई नंबर लूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा तो वो उस नंबर से बड़ा होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है और क्यों देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, नेचर नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है। ये यूनिवर्स में हो रहा हर वर्क, हर एक काम नंबर्स के साथ एसोसिएटेड है और नंबर 0 से 1 के बीच में भी आते हैं। तो इस दुनिया को स्टडी करेंगे तभी हम उन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहां पर रिजल्ट आपको 1 के बाद वाले नंबर से अपोजिट उल्टा मिल रहा है और ये आपको कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। तो वो देखते हैं कि अगर मैं एक नंबर लेता हूं 0 से 1 के बीच में जो कि 0.5 है और इसका अगर मैं स्क्वायर करूं यानी कि 0.5 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 0.25, जो कि आपका यहां पर 0.5 से छोटा है, यानी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। और अगर क्यूब करूं तो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25 इज ग्रेटर देन 0.125। क्यूब आपका उससे भी ज्यादा छोटा हो जाता है। उसी तरह पावर बढ़ाते जाओ, सारे नंबर्स आपके छोटे होते जाएंगे। और यहीं से आपके मैथमेटिशियन को एक ट्रिगर मिला, एक पॉइंट मिला कि यार एक ऐसी चीज जिसका साइज मैं इनफाइनाइट रखना चाहूं, जिसका साइज मैं इनफाइनाइट रखना चाहूं, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं नंबर्स का यूज 1 से बड़े का करूं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में मैं लेंथ इनफाइनाइट नहीं कर सकता हूं। मुझे लेंथ इनफाइनाइट करनी है बट नंबर 0 से 1 के बीच में आए, तो ऐसा क्या किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कहा बहुत ही बेस्ट सा तरीका है, x ग्रेटर देन 1 लूंगा मैं, लेकिन अगर मैं 1 अपॉन एक्स कर दूं तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर मैं 1 अपॉन एक्स को देखूं, 1 जब भी x से बड़ा होगा तो ये जो फाइनल रिजल्ट है 1 अपॉन एक्स, ये लेस देन 1 रहेगा आपका। और सबसे बड़ी बात, ये लेस देन 1, एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी कि सारे पॉजिटिव हैं, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस चीज को उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने 1 अपॉन एक्स के ग्राफ को प्लॉट किया, जो कि आपका इंफिनिटी से आता है, ठीक है, और इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को कहां टच करता है, इंफिनिटी पर टच करेगा, उससे पहले ये हमेशा एक्स के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने लिया एक्स इक्वल टू 1 से, यहां पर आपका 1 जो है, तो यहां पर भी वैल्यू आपकी क्या है, 1 के इक्वल है, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। और अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, इस पार्ट को यहां से हटा दिया, ठीक है, इस पार्ट से हटा दिया। नाउ वी हैव अ कर्व, 1 अपॉन एक्स का कर्व है मेरे पास, जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है, और इसी कर्व को एक्स एक्सिस पे 360 डिग्री रोल कर दिया, ठीक है, 360 डिग्री यहां पर उसको रोल कर दिया। तो हमें यहां पर एक हॉर्न जैसा शेप मिल गया, जो वो शादियों में जो हम हॉर्न सा बजाते हैं ना, भोंपू जैसा, उस चीज का शेप मिल गया, इसलिए इसका नाम हॉर्न रखा गया। और गैब्रियल क्यों रखा गया, शायद इसके पीछे कहानी है कि वहां पर कोई चर्च था जहां पर एक बड़ा सा हॉर्न बना हुआ था, उसके शेप जैसा ये नजर आ रहा था, क्योंकि इसकी लेंथ आपकी कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाने वाली है। और अब उन्होंने सिंपली जो कैलकुलस उन्हें आती थी, यानी कि सरफेस एरिया निकालने का काम और वॉल्यूम निकालने का काम, ये उन्होंने किया। और यहां पर उनको पहली बार स्ट्रेंज रिजल्ट देखने को मिले, स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज क्यों, क्योंकि जब हम इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालेंगे तो दुनिया में एक नई डिस्कवरी होने वाली है, उस चीज को हम देखेंगे। अब इस एक पर्टिकुलर चीज का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूंगा। वो टास्क आप लोगों के लिए थिंकिंग बेस्ड टास्क होगा। यहां पर जिस फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूं, वो फॉर्मूला देखने में ऐसा लगेगा बहुत अजीबोगरीब फॉर्मूला है, लेकिन एक सत्य मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलस के जिस ओरिजिन को हम लोगों ने समझा है, उस ओरिजिन को समझने के बाद इस फॉर्मूले को आप आसानी से समझ सकते हो। और उस फॉर्मूले के ऊपर भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन पहले आप लोगों का सिलेबस पूरा करने के बाद उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और ग्रेजुएशन में आप वैसे भी उस फॉर्मूले को देखोगे, लेकिन हम अमूमन फॉर्मूले को बस देख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा समझने के लिए, क्योंकि जब आप इस फॉर्मूले को डिस्कवर करोगे तो आप सोचोगे। और एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। चीजों को याद करना एजुकेशन नहीं है, बल्कि सोचना सीखना ही असली एजुकेशन होता है। तो वो एजुकेशन लेने के लिए इन फॉर्मूलाज पे आप सोच सकते हो और इनको डिस्कवर कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक चीज क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। जो कैलकुलस, एक्चुअल कैलकुलस आप लोगों ने पढ़ी है, उस कैलकुलस के जरिए इन फॉर्मूलाज को डिस्कवर किया जा सकता है, जिसको हम लोग डिस्क मेथड बोलते हैं। लेकिन डिस्क मेथड बोल के मैं इसको मतलब उतनी ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। तो हम आज के पार्ट में तो फॉर्मूला पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके सरफेस एरिया पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है, सरफेस एरिया इस गैब्रियल हॉर्न का जो हम निकालेंगे, वो क्या निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा इंटीग्रेशन। अब आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे प्रीवियस वीडियो के साथ, इंटीग्रेशन मतलब रीमन सम, रीमन सम के साथ जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्स पर जाता हूं, ये जो मैं पार्ट बता रहा हूं यही आपके लिए पूरा हिंट होगा उस फॉर्मूले को समझने के लिए, ठीक है। और यहां पर अगर मैं एक सर्कल लूं, मुझे क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, यानी सरफेस पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सरफेस पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं।
तो इस सर्कल पे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? तो इस पर्टिकुलर x पे y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, जो कि 1/x के बराबर है। तो एक पर्टिकुलर x पॉइंट पर इसका रेडियस कितना होगा? रेडियस अगर आप देखोगे तो वो देखो इस पे y की वैल्यू को डिनोट कर रहा है, यानी कि y इसका क्या है? रेडियस है, यानी एफ ऑफ एक्स क्या बन गया आपके पास? रेडियस बन गया। तो यहां पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस सर्कल के ऊपर? इस सर्कल के ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे? 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये बन गया आपके पास 2 पाई आर, क्या है आपके पास? एफ ऑफ एक्स, 2 पाई एफ ऑफ एक्स। अब सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं यहां पर सरफेस की जो लेंथ है, ठीक है, सरफेस की जो लेंथ है जो कि आपकी डेल्टा एस है, अगर मैं वो लूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। मैं कैलकुलस का वो पार्ट आपको बताता हूं। मेरे पास अगर मुझे सारे सरफेसेस को ऐसे डेल्टा एस को एरर फ्री करना है, डेल्टा एस को एरर फ्री करना है, तो मुझे एग्जैक्टली इसे जीरो लेना पड़ेगा। और एग्जैक्टली जीरो लेने के लिए मैं यहां पर किसका यूज करूंगा? लिमिट का यूज करूंगा। और लिमिट के जरिए प्रिडिक्ट करूंगा कि जब डेल्टा जीरो होगा तो वो किसके इक्वल आएगा? तो यहां पर उसको मैथमेटिकली हम लोग ds से लिखते हैं, और ds करीब का जीरो नहीं होता है, एग्जैक्टली जीरो होता है। क्या होता है आपका? एग्जैक्टली जीरो होता है। तो ds से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो वही मेरा इंटीग्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली कैलकुलस रिवाइज करने का एक फॉर्मूले के अंदर आप पूरी कैलकुलस रिवाइज कर सकते हो, और आपके पास एक नीड क्रिएट हो गई है। अब यहां पे मोटा मोटा आइडिया तो लग गया है कि ये फॉर्मूला कैसे बना। अब बारी आती है कि एक कर्व है मेरे पास जिसमें ये ds कर्व है, यहां पर x कोऑर्डिनेट है, यहां पर मैंने डेल्टा x लिया तो ये हो गया x प्लस डेल्टा x, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और यहां पर y कोऑर्डिनेट है y, और ये लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ है मेरे पास डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है। उसका अंडर रूट कर देते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा एस, बट एग्जैक्टली इक्वल करने के लिए मुझे डेल्टा एक्स को छोटा करना पड़ेगा। डेल्टा एक्स को मैं छोटा करूंगा तो ये देखो और करीब आता जाएगा, डेल्टा एस के बराबर होगा, लेकिन एरर कभी भी जीरो नहीं होगा। उसके लिए मेरा डेल्टा एस एग्जैक्टली जीरो होना चाहिए। तो मेरे पास आएगा डी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, और इसमें से मैं सिंपली डी एक्स के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स। डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया और ये आ गया मेरे पास डी एस। तो फाइनली मेरे पास सरफेस एरिया का जो इक्वेशन निकल कर आया वो है सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, मल्टीप्लाई सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की एक रिंग के लेंथ हमने मल्टीप्लाई करी, तो सारी लेंथों को जब हम ऐड कर देंगे, सारे सर्कल्स को जब हम ऐड कर देंगे, इसको हम बोलेंगे रिंग मेथड, ठीक है। इसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा? ds की जगह मैं ये लिखता हूं, जो कि आया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है, f डैश x, ठीक है, dx। ये dy बाई dx क्या है आपका? f डैश x के बराबर है। सो फाइनली वी गेट द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया। और अब देखना मजेदार चीज, फंक्शन क्या है? 1/x। तो सरफेस एरिया क्या निकल कर आएगा मेरे पास? इंटीग्रेशन 2 पाई 1/x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस f डैश x। तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा मेरे पास? माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर f डैश x का होल स्क्वायर है, सॉरी, ठीक है, dy बाई dx का होल स्क्वायर था, तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा 1/x की पावर 4, तो प्लस 1 में x की पावर 4 dx, और ये बन गया मेरे पास सरफेस एरिया, ठीक है। अब अपनी पूरी 11th-12th की मैथमेटिक्स के पन्ने अगर मैं पलट के देखूंगा तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं करंट लेवल पर अपने आप को देखूं, हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अभी कोई पक्का मेथड नहीं है, तो फिर मैं इसको सॉल्व कैसे करूं? तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम लोग यहां पर हमने तो क्लेम कर रखा है कि भाई ये इन्फिनिटी है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो यूजुअल तरीका है इसको सॉल्व करने का वो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, जब चीजें बड़ी होनी स्टार्ट होती है वो नेचर से वापस से बात करना स्टार्ट करते हैं और नई नई चीजों को डिस्कवर करते हैं, ठीक है, जिससे वो चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हमें कहां से कहां तक करना है? x इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक करना है। सो 1 से लेकर इंफिनिटी हमने यहां लिमिट डाल दी। अब मैथमेटिशियंस ने इस इक्वेशन को देखा, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप मैथमेटिक्स को पढ़ने का सही नजरिया भी बिल्ड कर सको। सिर्फ जो रटा रटाया मेथड है वो नहीं करना है, सोचना सीखो ताकि आप उन चीजों को भी सॉल्व कर पाओ जिन चीजों को देख के हमारी यहां पर हालत खराब हो जाती है, लेकिन उनको सॉल्व करना कितना आसान होगा वो देखना। यूजुअल तरीके से करूंगा तो ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मुझे, ठीक है, लेकिन आप देखो हम कैसे करेंगे। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं, ये उन मैथमेटिशियंस ने सोचा है, मैं तो सिर्फ उन्हीं चीजों को आप लोगों को बता रहा हूं। तो उन्होंने पर्टिकुलरली 2 पाई तो कांस्टेंट है, इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट किया, और हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन के जरिए हमें एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार 1/x ये लेस देन 1 है,
ठीक है, कोई बात नहीं, यानी 0 से 1 के बीच में इसके पास नंबर होंगे। बट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ये आपका क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। लेकिन अगर उसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो ये पूरा पोर्शन ग्रेटर देन 1 बन जाता है ना। अगर उसमें आपने क्लियरली 1 को ऐड कर दिया, 1 प्लस, अब ये पॉइंट में आंसर हो लेकिन आंसर पॉजिटिव ही होगा, तो ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है तो ये हमेशा 1 प्लस समथिंग होगा, और 1 प्लस समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सोच पाए, ठीक है, तो देखो कनेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि 1 अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल है 1 अपॉन एक्स के, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, तो अभी ये इक्वल है। और किसी भी नंबर में अगर आप 1 से बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 1.00001 ही क्यों ना हो, जो कि 1 से बड़ा है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स, हमें बड़ा साइंटिस्ट बनने, वो रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। तो हमें यह पता चल गया कि भाई ये इससे क्या होगा, बड़ा होगा। थिंकिंग पावर देखो मैथमेटिशियंस की, वो किस तरह से चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये फंक्शन हमेशा इससे बड़ा है। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व इस फंक्शन का निकालूं और एरिया अंडर द कर्व इस फंक्शन का निकालूं, अब इसकी वैल्यूज हमेशा इससे बड़ी रहने वाली हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया से बड़ा होगा। और 1 अपॉन एक्स, अब सोचो हम गैब्रियल हॉर्न जैसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इससे पहले नहीं निकाला होगा? ऑब्वियसली वो निकाल चुके होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन 1 से लेकर इंफिनिटी तक हम करते हैं, जो कि 1 अपॉन एक्स क्या है, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है, ये बन जाएगा log x, कहां से कहां तक, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये आएगा log इंफिनिटी माइनस log 1। log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है और log इंफिनिटी की वैल्यू आपकी इंफिनिटी होती है, तो इंफिनिटी माइनस 0, इसका एरिया अंडर द कर्व निकल कर आया इंफिनिटी। सो इसका मतलब दिस पोर्शन, ये इंटीग्रेशन 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसके इंटीग्रेशन से बड़ा होगा, और इसका इंटीग्रेशन तो आपका इंफिनिटी के बराबर आया है। और इंफिनिटी से बड़ी चीज क्या हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी हो सकती है। इट मींस इसका आंसर निकल कर आ गया इंफिनिटी। सो यहां पर डिस्कवर हो गया कि सरफेस एरिया आपका इंफिनिटी के इक्वल होता है। किसका, गैब्रियल हॉर्न का। गैब्रियल हॉर्न का सरफेस एरिया आपका इंफिनिटी आ गया। अभी भी वो स्ट्रेंज पार्ट तो नहीं आया कि भाई अगर, चलो हमने ये तो देख लिया है कि सरफेस एरिया आपका वॉल्यूम से बड़ा हो सकता है, लेकिन अब सोचने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। वो ये है कि यार अगर एक बॉडी के पेरीमीटर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, पेरीमीटर आपका इनफाइनाइट है, तो क्या उसके अंदर का रीजन आपका फाइनाइट हो सकता है? ये सोचने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। एक ऐसी बॉडी जिसका पूरा सरफेस एरिया, जैसे कि अगर मैं इस ग्लास को देखूं तो इस बॉडी का पूरा सरफेस एरिया में इनफाइनाइट है, सरफेस एरिया है इनफाइनाइट मीटर स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर जो स्पेस है वो आपका फाइनाइट है। ये सोच के ही हैरानी हो रही है। और यहां पर अब उन्होंने, अभी तक उनको भी हैरानी नहीं हुई है क्योंकि अभी वॉल्यूम निकालना बाकी है, तो उन्होंने कहा चलो वॉल्यूम निकालते हैं। तो सरफेस एरिया वाले पार्ट को हम रब करते हैं और वॉल्यूम के फॉर्मूले पे चलते हैं, जो कि अगेन आप लोगों को सोचना है कि हमने कैसे निकाला। हालांकि मैं तो आपको दिखा ही रहा हूं कैसे आया, बट आप भी सोच के सेल्फ डिस्कवर करना, यही आपकी ट्रू लर्निंग होगी। तो वॉल्यूम को उन्होंने निकाला कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग डिस्क मेथड बोलेंगे, ठीक है। अब किसी एक्स पॉइंट पे जो आपका सर्कल है, तो आप सर्कल का सरफेस एरिया लोगे, ना कि उसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि अब आप अंदर जितने पॉइंट्स है सबको कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहां पर आपके पास क्या आता है, इस सर्कल का सरफेस एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, माफ करना, पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये बन गया पाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई, आप सिंपली यहां पर क्या करोगे, एक पॉइंट लेंथ लोगे डेल्टा एक्स, ठीक है, पहले डेल्टा एक्स लोगे, बट डेल्टा एक्स में तो आपका सरफेस एरिया वेरी करेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स के अंदर आपके यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे सर्कल्स आने वाले हैं, ठीक है। तो एरर आएगा, उसके लिए आपको डेल्टा एक्स को इक्वल टू 0 करना है, जो कि आप लिमिट के जरिए करोगे, ठीक है। डी एक्स वो बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, आपका डी एक्स बन जाएगा। और यहां पर मैं अगेन इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर ये वाली बातें आपको नहीं समझ आई तो प्लीज इस बात को समझने के लिए, ठीक है, कैलकुलस का जो प्लेलिस्ट है प्लीज उसको एक बार देख लो, क्योंकि हमने यहां पर कैलकुलस के फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं किया है, हमने कैलकुलस के ट्रू मीनिंग को डिस्कस किया है। और उसको देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो बिना उन वीडियोस को देखे, ठीक है, तो भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन उनको देखने के बाद ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा और आप इस दुनिया के साथ और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। नथिंग की दुनिया को समझने की जो गणित है वही कैलकुलस है और वही हमें सीखना है, ठीक है। और इसके जरिए तो हम अपने मोटिवेशन को बूस्ट कर रहे हैं, अपनी क्यूरियोसिटी को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं कि अगर हम सही से कैलकुलस को सीखेंगे तो हम एक दिन क्रिएशन, इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, उन चीजों को भी समझ पाएंगे। और जब समझ पाएंगे तो डिस्कवर कर पाएंगे, और डिस्कवर कर पाएंगे तभी ह्यूमैनिटी 100 कदम और आगे बढ़ पाएगी। तो हम अपने आप को, ह्यूमन रेस को और 100 कदम आगे ले जाने के लिए रेडी कर रहे हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब इसलिए नहीं लिया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं बस पढ़ना है कोई नौकरी मिल जाएगी।
ये चीजें इसलिए ली जाती हैं ताकि आप कुछ नया डिस्कवर करके या कुछ नया इन्वेंट करके कुछ क्रिएट करके अपनी वेल्थ को भी और पूरी ह्यूमैनिटी को भी 100 कदम आगे ले जा सकते हो। तो पर्पस हमेशा सही रखो अपना, और चीजों को करने में ऑटोमेटिक सेल्फ इनर मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। एक लेयर का हम वॉल्यूम निकालेंगे और सारे लेयर्स को ऐड करेंगे तो रीमन सम यानी कि इंटीग्रेशन वो बन जाएगा फ्रॉम 1 से लेकर इंफिनिटी। तो यहां पर मेरा वॉल्यूम आता है पाई इंटीग्रेशन 1 से लेकर इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई dx। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या निकल कर आएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा जो कि आपका बेसिकली क्या बन गया, x की पावर -1 अपॉन में -1। तो ये आया इंटीग्रेशन पाई। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हट गया अब। ठीक है, ये आ गया आपके पास -1 अपॉन में x फ्रॉम 1 से लेकर इंफिनिटी। तो यहां आएगा पाई -1 अपॉन इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन इंफिनिटी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो पाई मल्टीप्लाई 1 इज पाई। अब देखो, ये है आपके पास वॉल्यूम, ये है आपके पास वॉल्यूम। सो फाइनली मैथमेटिशियंस ने एक ऐसी चीज डिस्कवर करी अपनी थिंकिंग पावर की मदद से। उन्होंने 1 अपॉन एक्स को क्यों चूज किया था, क्योंकि वो 0 से 1 के बीच की दुनिया को स्टडी करना चाहते थे, जिससे उनको एक हॉर्न जैसा शेप मिला। अब जब उन्होंने सिंपली अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने वाला जो मेथड था वो वही कर रहे थे, तो उनको देखने को मिला कि यार यहां पर अब चीजें स्ट्रेंज लगनी स्टार्ट होंगी। इसका वॉल्यूम तो फाइनाइट निकल कर आ गया, लेकिन सरफेस एरिया जो हमने निकाला था वो मिटा दिया हमने। सरफेस एरिया जो हमने निकाला था वो तो आपका इनफाइनाइट निकल कर आ रहा था, और यहां पर पहली बार देखने को मिला। ये तो हम जानते थे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि सरफेस एरिया पे अनंत पॉइंट्स हैं और वॉल्यूम में अनंत पॉइंट्स होने मतलब ना हो, वहां पर आपका वॉल्यूम फाइनाइट हो। और यहीं से आपका पेंटर्स पैराडॉक्स स्टार्ट हो गया। अब पेंटर्स पैराडॉक्स क्या है, उस चीज को हम लोग इन चीजों की मदद से देखेंगे। अब वो क्या है कि यार अगर मैं इस गैब्रियल हॉर्न को पेंट करना स्टार्ट करूं सिर्फ सरफेस पर, सरफेस को पेंट करने के लिए मुझे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पेंट लगेगा, यस और नो, क्योंकि सरफेस एरिया आपके पास इनफाइनाइट है। लेकिन पैराडॉक्स का पार्ट यहां से शुरू होता है कि अगर मैं 3.14 डॉट 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 जो भी आपका आता है, ठीक है, या फिर 3.14 से थोड़ा ज्यादा ले लो, पाई से थोड़ा एक्स्ट्रा आप पेंट ले लो। ठीक है, अब क्योंकि पाई वॉल्यूम है उसका और पाई वॉल्यूम से ज्यादा मैंने इसमें पानी लिया हुआ है, तो आप पेंट को समझ लो, अगर मैं इसको फिल कर देता हूं तो ये तो पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, ये कंप्लीटली आपका फिल हो गया है। और फिर उसके बाद पेंट आप अपना बाहर निकाल लो, और इससे आप ये कह सकते हो कि पूरा सरफेस एरिया आपका पेंट हो चुका है, यस और नो। अगर ये 4 लीटर से कम 3.14 लीटर्स में अगर ये फिल हो जाता है तो आप 3.5 लीटर ले लो, 3.5 लीटर पेंट इसमें डालो और फिर वो पेंट बाहर निकाल लो, तो सरफेस एरिया आपका पेंट हो गया। अब यहीं पर एक अजीब बात आई कि अगर मैं इसको ब्रश से पेंट करना स्टार्ट करूं तो इनफाइनाइट पेंट लग रहा है क्योंकि सरफेस एरिया इनफाइनाइट है। लेकिन अगर मैं 4 लीटर पेंट या 3.5 लीटर पेंट या पाई लीटर पेंट ले लूं तो मैं इसको कंप्लीटली भर सकता हूं, और फिर उसके बाद उस पेंट को मैं बाहर निकाल लूंगा तो इसका सरफेस एरिया हमारा पेंट हो जाएगा। इसकी लेंथ इनफाइनाइट है, लेकिन आप इसमें कितनी ही कोशिश कर लो आप पाई लीटर से ज्यादा लिक्विड नहीं डाल पाओगे, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका पेंटर्स पैराडॉक्स। और इस पेंटर्स पैराडॉक्स से हमें क्या जानने को मिलता है कि इस दुनिया की क्रिएशन में बहुत ही अद्भुत चीजें हुई हैं। उन्हीं अद्भुत चीजों को समझने के लिए हमको मैथमेटिक्स के साथ एक सही कनेक्शन बिल्ड करना होगा। पत्थर की लकीर की तरह मैथमेटिक्स को नहीं सीखना है, नेचर में ऑब्जर्व करने के दौरान जिस भाषा को हम लोग जानते हैं, देखो भाषा में एक ही चीज को आप कई डिफरेंट वे में बोल सकते हो। सिमिलरली नेचर आपसे कम्युनिकेट करके बताना चाह रहा है कि भाई यहां पर चीजों को जो आप अपने परसेप्शन से देखते हो उसके ऊपर एक और चीज है, द रियलिटी। ठीक है, हमें अपने हमारा परसेप्शन नेचर से ही बनता है, लेकिन उतना ही बनता है जितना हम देख पाते हैं। तो मैथमेटिक्स के जरिए हम नेचर में ऐसी ऐसी जगहों पर भी चीजों को देख सकते हैं जो हमें यूजुअली अपने सराउंडिंग में नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें हमें अपने सराउंडिंग में नजर नहीं आई। लेकिन मैथमेटिक्स के जरिए सिर्फ एक ग्राफ से जब हमने 0 से 1 को दुनिया को समझना स्टार्ट किया तो हमने उसी चीज को x ग्रेटर देन 1 की दुनिया में लेकर गए, कैसे, 1 अपॉन एक्स करके। ठीक है, जब x आपका 1 से बड़ा होगा तो 1 अपॉन एक्स आपका 1 से छोटा होगा। और फिर जो हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो खेल हम लोग कैलकुलस में किया करते हैं, उसी चीज को जब हमने करना स्टार्ट किया तो हमको यहां पर स्ट्रेंज बट ट्रू वाली चीजें डिस्कवर होनी स्टार्ट हो गई। इन नंबर्स की दुनिया में
जब जब कोई इंसान खोया है तो वो नई चीजें लेकर ही बाहर निकला है। रामानुजन सर को ही देख लो, जब भी उन्होंने नंबर के बारे में कुछ भी सोचना स्टार्ट किया उनको नई नई चीजें देखने को मिली। रामानुजन सर ने तो बताया आपको, ठीक है, चीजों को हम पत्थर की लकीर की तरह लेते हैं इसलिए हमें ये चीजें आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती हैं, लेकिन ये तो रियलिटी है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 टिल इंफिनिटी अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा कॉमन परसेप्शन कहेगा कि यस इट इज इक्वल टू इंफिनिटी, बट रामानुजन सर सेड कि इट इज इक्वल टू -1/12। हम लोग कहेंगे कि ये अनंत है, इनको जोड़ोगे तो अनंत आएगा, लेकिन ये निकल कर आया आपके पास एक फाइनाइट नंबर। नेचर को देखने का नजरिया बिल्ड होता है इन चीजों को जानने के बाद। हम कहें कि हमारे पास 2 मीटर की लेंथ है, अगर मैं पहले 1 मीटर चलूं, फिर आधा मीटर चलूं, फिर आधे का आधा मीटर चलूं, फिर 1/8 मीटर चलूं, फिर 1/16 मीटर चलूं, यानी हर बार आधे का आधा मीटर चलूं, और मैं जानता हूं कि किसी भी नंबर में कोई भी नंबर अगर आप ऐड करोगे और वो पॉजिटिव है तो वैल्यू बड़ी ही होगी, छोटी तो होगी नहीं, छोटी तो होगी नहीं। तो अगर मैं इसको ऐड करता जा रहा हूं और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखूं मैं, तो आधे के आधे का कभी अंत नहीं होगा। तो यहां पर ये जो 2 मीटर की लेंथ है इसमें आप आधे का आधा अनंत बार कर सकते हो। और अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो मैं इस सीरीज को आधे के आधे को अगर मैं ऐड करूं तो मैं इसको इनफाइनाइट टाइम्स इसी तरीके से ऐड कर सकता हूं। तो क्या इसका आंसर इंफिनिटी है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये रही वास्तविकता और यही है उस वास्तविकता को नंबर्स के साथ जोड़ने का एक तरीका, नंबर का फ्लो। तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो जवाब क्या निकल कर आएगा? 2। क्योंकि जब आप इसको अनंत बार जोड़ोगे आधे का आधा तो कभी खत्म नहीं होगा, तो आप कभी भी 2 मीटर के आगे नहीं जा पाओगे। तो 2 मीटर पे पहुंचने के लिए आपको इनफाइनाइट टाइम्स आधे का आधा चलना पड़ेगा। और इस सीरीज का टोटल सम आपका 2 है, और ये सीरीज तो आपकी जीपी की सीरीज भी है। ऐड करके देख लो, एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख के आंसर आपका 2 ही आएगा। ये वाला लेक्चर सिर्फ मैं इसलिए लाया था कि नेचर के साथ जुड़ेंगे जब, मैथमेटिक्स को एज अ भाषा यूज करेंगे जब, तो हम ऐसी स्ट्रेंज चीजों को डिस्कवर करेंगे जिनका कहीं ना कहीं यूनिवर्स की क्रिएशन के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। सरफेस एरिया, वॉल्यूम हमको शेप और साइज देता है। ऐसी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं जिसका शेप जो ऐसा है जिसका सतह अनंत है लेकिन उसका साइज अनंत नहीं है। ऐसी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। तभी तो क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में जब हम जाएंगे तो हम वहां समझ पाएंगे कि ये चीजें इतनी अजीबोगरीब बिहेव क्यों कर रही हैं। क्योंकि नॉर्मल दुनिया में जो हम देखते हैं ऐसा इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया में नहीं होता है, एटम्स की दुनिया में वैसा कुछ नहीं होता है। वहां चीजें स्ट्रेंज नजर आती हैं बट वो ट्रू होती हैं। तो हमें सीखना होगा कि जो हमें हमारे सराउंडिंग में हो रहा है जरूरी नहीं कि हर जगह वैसा ही होता है, लेकिन साइंस में हम किस चीज को सही माने किस चीज को गलत माने, जो दिख रहा है वही सत्य है और उसी सत्य को हमें समझना है। दैट इज रियल साइंस। ना कि अपनी मर्जी से हमने एक लॉ बना दिया और कहा ये इसी तरह बिहेव करना चाहिए, ये साइंस नहीं है। झरने का पानी नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे का रीजन गुरुत्वाकर्षण है। तो हमने ऐसा नहीं कहा कि झरने का पानी नीचे ही गिरेगा इसलिए गुरुत्वाकर्षण नीचे लगेगा। हमने कहा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच रहा है इसलिए झरने का पानी नीचे आ रहा है। सो लॉज हम लोग नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लॉज बनाते तो हम लोग गॉड होते। वी आर नॉट गॉड। हम लोगों के पास एक यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स के अंदर लॉज हैं। उन्हीं लॉज को डिस्कवर करना है, उस नेचर को ऑब्जर्व करके, और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान सही सवाल पूछना है ऐसा क्यों हो रहा है। और उस सवाल को पूछने के लिए हमें जिस भाषा का प्रयोग करना है वो होगी मैथमेटिक्स। नेचर आपको खुद जवाब दे देगा एंड यही है द राइट वे ऑफ एजुकेशन। ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल पर लेकर आओ ताकि हम राइट वे ऑफ एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। और अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हो कि यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन होता है, स्टेम वेदास की एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको डाउनलोड करो और डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी अपनी जेई मेन्स और जेई एडवांस की आप वहां कर सकते हो। बट प्रायोरिटी वहां पर जेई मेन्स और एडवांस नहीं है, वो उसके लिए तो आपने कोई ना कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग ज्वाइन कर ही रखा होगा। प्रायोरिटी है द ट्रू साइंस को समझने की, जिससे आपकी पढ़ाई आसान बने और जेई मेंस और जेई एडवांस की पढ़ाई आप 150 दिनों के अंदर ही कर पाओ। यह है स्टेम वेदास ऐप का मेन मोटिव। क्योंकि क्वेश्चंस के सेट, प्रैक्टिस के सेट हजारों जगह अवेलेबल हैं, लेकिन द राइट वे ऑफ एजुकेशन जो है वो हम स्टेम वेदास के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।